करता है, उनमें वैल्यू असाइन करता है। ठीक हो गया? यस सर। इसमें बात कर चुके थे। फिर हमने कहा था कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। इसका मतलब है कि अगर हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन करें क्लास में विद द सेम नेम बट विद अ डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। प्रोसेस का नाम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और जो ये ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनते हैं उनका नाम क्या था? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। हम बात कर चुके हैं क्लास में, याद है आपको? यस सर। अच्छा, फिर हमने आपके लिए ये प्रोग्राम रखा था और मैंने कहा था इसको रन करके देखें और देखें कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर क्या होता है, समझे कंस्ट्रक्टर को। ये मुजीब आपने कर लिया था। ये सारे बच्चे रन करें, यस सर। बार इसको रन करें, हर प्रोग्राम को रन करें और खुद से भी प्रोग्राम करें जो असाइनमेंट दी जाती है आपको। और जब तक आपको बड़ा समझ नहीं आती दूसरे से पूछें आप। और अल्टीमेटली फिर मुझे क्लास, हम एक सेशन रखेंगे बाकायदा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है? यस। अच्छा, बाद हमने टाइप्स पे बात की थी, फिर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं डू नथिंग कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो आपको डिफाइन तो कर देते हैं लेकिन उसमें आप वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं करवाते, वो कहलाएगा डू नथिंग। डू नथिंग कंस्ट्रक्टर। वेयर एज जब आप उसमें वैल्यूज में, उसके डाटा मेंबर्स में वैल्यूज को असाइन करवाते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या सिंपल उसका कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक हो गया? फिर हमने कहा था कि यस। और इसमें अहम बात ये होती है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में और कंस्ट्रक्टर में, यानी कि एक ही बात है, इसमें एक अहम बात ये होती है कि इसका कोई पैरामीटर नहीं होता, इसको कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते आप। लेकिन जब आप आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है आपका पैरामीटराइज्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? अगर हम आप ये करते हैं, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर लिखे जाते हैं क्लास में, तो प्रोसेस कहलाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग। शाबाश। और ये कब कॉल होता है? ये उस वक्त कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आप ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू पास करते हैं। और ये कब कॉल होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? ये उस वक्त कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लेकिन आप उसके आर्गुमेंट उसमें कोई वैल्यू पास नहीं करते। ठीक हो गया? और यस। लास्ट एक टाइप थी कॉपी कंस्ट्रक्टर की। और हमने कहा था आसान इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कॉपी करता है किसको? एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे, बस। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या यस। करता है? ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे कॉपी करता है। कॉपी कैसे कर। होगा ये? मुख्तसर ये आप कह सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपने मेन के अंदर तो हम उसमें पहले पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम क्या करते थे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, साथ उसमें वैल्यू पास कर देते थे एज एन आर्गुमेंट। ठीक है? यहाँ फर्क ये होगा, यहाँ जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और साथ उसमें वैल्यू की जगह पे एक ऑब्जेक्ट जो है एज एन आर्गुमेंट पास कर देंगे। ठीक है? तो जो ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे, हमारा मकसद ये होगा कि उसके जो डाटा मेंबर्स हैं उनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी कॉपी होके इसमें असाइन हो जाएं, वो जो हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये बात समझ आई है आपको? मुझे यस सर। मैं रिपीट कर दूं कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या बात है? कर दें सर। अच्छा, सिंपल बात ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें एज एन आर्गुमेंट के तौर पे एक वो वाला ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है? जो पहले से क्रिएटेड है, जिसके डाटा मेंबर्स में वैल्यू पहले से साइन हो चुकी हैं। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि उसी के डाटा मेंबर्स की जो वैल्यूज हैं वो हमारे नए क्रिएट होने वाले ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएं। ठीक हो गया? दैट्स व्हाई इट्स नेम इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है? यस सर। अच्छा, ये प्रोसेस ओवर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम पढ़ चुके। अभी यहाँ देखें, ये दो कंस्ट्रक्टर हमने लिखे हैं, ये एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या जिसको सिंपल कंस्ट्रक्टर कहते हैं आप। दूसरा कंस्ट्रक्टर कहलाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और अब चूंकि एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आपने यस सर। लिखी क्लास में तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये उस वक्त कॉल होगा जब आप टेस्ट क्लास का सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें कोई आर्गुमेंट पास आप नहीं कर रहे। और ये वाला कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जिसमें एक आर्गुमेंट है। ये उस वक्त कॉल होगा जब O2 आप यस क्रिएट सर। कर रहे हैं लेकिन आप उसमें एक वैल्यू पास कर रहे हैं। ऐसे ही है ना? ये यस सर। प्रोग्राम हम लास्ट टाइम कर चुके हैं
और मेरे ख्याल है मैंने ये सेंड कर दी थी आपको हैंडआउट्स, ऐसे ही है ना? सर ये वाली नहीं थी उसमें स्लाइड्स, नहीं ये नहीं अभी सेंड अच्छा किया चलें, था। ये मैं कर दूंगा ये, लेकिन ये हमने पढ़ लिया था मेरा ख्याल है। यस सर कॉल। लेकिन फिर देख लें सारे, देखिए बेटा दोनों में डिफरेंस है। दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे, या सिंपल इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। आम तौर पे मोस्ट ऑफ द टाइम यही लिखा जाता है। बाज का हमें जरूरत पड़ती है कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी लिखते हैं, यानी कि हम एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं। करते क्या है कि यहाँ इसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं था, यहाँ पे एक आर्गुमेंट आ गया, या एक से ज्यादा आर्गुमेंट भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं। इसमें एक आर्गुमेंट पास किया गया है, हो सकता है कि दूसरे कंस्ट्रक्टर में आप दो आर्गुमेंट पास करें या डिफरेंट आर्गुमेंट पास करें। ठीक है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक हो गया? अच्छा, यस सर। ये कब कॉल होगा? जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे O2 और उसी वक्त उसमें वैल्यू भी पास करना चाह रहे हैं। इसको मैंने लिखा है, इसको आप पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा सारा कि जो ही हमने एक वैल्यू पास की तो ऑब्जेक्ट विद आर्गुमेंट इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट विल ऑक्यूपाई द मेमोरी, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर विल बी कॉल्ड। और करेगा क्या कंस्ट्रक्टर? वो एलोकेट कर देगा मेमोरी को, सॉरी एलोकेटेड मेमोरी को क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। किसके साथ? वो वाली वैल्यू के साथ जो वैल्यू आपने यहाँ पे पास की है। ये वाली वैल्यू की कॉपी बेसिकली कॉपी होकर कहाँ जाएगी? इस वेरिएबल ए में। और ये वेरिएबल ए जो है वो असाइन करेगा अपनी वैल्यू को किस में? डाटा मेंबर एक्स में। एक्स। ये बात हम कर चुके हैं लास्ट टाइम, ऐसे ही है ना? यस। अच्छा, और ये अगेन उसी की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हमने इसमें कोड की है जो आपको समझने में मदद करेगी कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है। कि फॉर एग्जांपल ये एक क्लास थी हमारे पास, माई क्लास हमने बनाई, इसमें पब्लिक में हमने, और याद रखिएगा हमेशा कंस्ट्रक्टर जो है पब्लिक पोर्शन, क्लास के पब्लिक पोर्शन में ही डिफाइन किया जाएगा, ये डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यस सर। हमने ये एक माई क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया, जस्ट उसमें कुछ नहीं, ये डू नथिंग कंस्ट्रक्टर है। हेलो वर्ल्ड, जब भी कॉल होगा क्या करेगा? हेलो वर्ल्ड लिख देगा। ठीक है, हमने मेन के अंदर एक माई क्लास का जब बनाया माई ऑब्जेक्ट, यूं ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, क्या होता है? कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और क्या लिखा जाएगा उसमें? हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया, ये सिंपल एग्जांपल हमने रखी है कंस्ट्रक्टर की। इसी तरह एक और एग्जांपल रखी है, ये कार की क्लास बनाई है। ठीक है, जिस डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट मेंबर्स हैं जो कि पब्लिक हैं, और एक कंस्ट्रक्टर लिखा है, और वो कंस्ट्रक्टर कौन सा है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जिसमें ये जो इसके डाटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करवाने के लिए हमने आर्गुमेंट ले लिया है। जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम उसमें ये तीन आर्गुमेंट पास करेंगे। लेकिन जो ही हम आर्गुमेंट सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कार का, कार एक क्लास है और कार ऑब्जेक्ट वन, obj1 एक ऑब्जेक्ट है, और जो ही उसको क्रिएट किया हमने उसमें तीन वैल्यूज पास कर दी। पहला स्ट्रिंग पास किया, ठीक है, दूसरा भी स्ट्रिंग पास किया, और तीसरा इंटीजर पास किया। क्या होगा? जो ही obj1 कॉल होगा, सॉरी क्रिएट होगा, तो कौन सा कॉल होगा? आपका कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। ये BMW जाएगी किसमें? एक्स में, और एक्स जो है फैक्टर किसको साइन करेगा? ब्रांड को। ठीक हो गया? यस सर। ठीक है, ये अगेन वो कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट था, ये इसकी समरी है। अब हम आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर पे, यहाँ पे लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, ऐसे ही है? यस सर। अच्छा, सर कॉपी ये जो कंस्ट्रक्टर, पीछे आपने प्रोग्राम दिखाया है सर, उसमें जो स्ट्रिंग या डाटा टाइप बिल्ट ही नहीं है हाँ सी जी ये प्लस। बिल्ट इन, हाँ जी बिल्ट इन, ठीक है सर। बिल्ट इन। अच्छा, आप
ये कॉपी कंस्ट्रक्टर पे आ जाए। पहली बात है मुजीब हमें बताएंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कॉपी कंस्ट्रक्टर किसी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे न्यू क्रिएट जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें वैल्यूज क्या नाम इनिशियल उसको क्या नाम कॉपी करने के लिए यूज होता है, थोड़ा उसकी वैल्यू किसी एक ऑब्जेक्ट की। थोड़ा सा इसमें, हाँ ठीक है, आप बात करें। हम असल में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो कौन सी आ जाएं, पहले से क्रिएटेड ऑब्जेक्ट की पहले में है, डाटा मेंबर्स की वैल्यू जो है उसके अंदर असाइन हो जाए। यानी कि पहले से क्रिएटेड, ये लफ्ज कहना जरूरी है, ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट जो है, वी वांट टू असाइन द values of the data members of already created object into the newly created object। ठीक हो गया? यस सर। बड़ा सिंपल है। देखिए हमने क्लास नहीं टेस्ट के नाम से हमने उसका एक ही डाटा मेंबर रखा x, उसमें दो मेथड लिखे, उसके दो मेंबर फंक्शन लिखे, सेटर मेथड और गेटर मेथड। सेटर मेथड इसलिए लिखा ताकि हम यूजर से उसकी वैल्यू लेके उसमें वैल्यू साइन करवा सकें, और गेटर मेथड इसलिए लिखा ताकि हम जब चाहें उस वैल्यू को रिट्रीव कर सकें, उसके डाटा मेंबर की वैल्यू जो x है डिस्प्ले करवा सकें। ठीक हो गया? देखिए इसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा टेस्ट नाम का, ना इसमें हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा, ना हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा, या जिसको हम सिंपल कंस्ट्रक्टर करें वो भी नहीं लिखा। हम क्या करते हैं, अब अपने मेन में हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया O1, यहाँ सेमीकोलन आएगा इसके बाद। ठीक है मुजीब साहब, या मिसिंग है इधर सेमीकोलन? यस सर। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट O1 जब क्रिएट हुआ तो उसने मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्युपाई की? 2। डाटा मेंबर का नाम क्या था, लेबल क्या था? x। ठीक है, इंटीजर टाइप वैल्यू इसमें जानी थी, लेकिन उसमें वैल्यू भी क्या पड़ी है? गार्बेज, क्योंकि कोई भी हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं है इधर। हमने वो वैल्यू उसमें इनिशियलाइज करवाने के लिए हमने खुद से O1 डॉट सेट एक्स को कॉल कर लिया। O1 डॉट ऑपरेटर की मदद से कॉल कर रहा है पब्लिक मेंबर फंक्शन को, जिसका नाम क्या है? सेट एक्स। तो यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, फर्ज किया आपने 100 कंसोल पे वैल्यू उसकी साइन कर दी। ठीक है, तो अब O1 के x डाटा मेंबर में वैल्यू क्या पड़ी है? 100 वैल्यू पड़ी है। ठीक हो गया मुजीब साहब? यस सर। अच्छा, ये वैल्यू देखने के लिए कि O1 के x डाटा मेंबर में क्या वैल्यू पड़ी है, हमने सिंपल पहले तो ये स्टेटमेंट लिखी, एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, O1 डॉट गेट x, ये जो वैल्यू रिट्रीव करने के लिए x में, कि O1 के x डाटा मेंबर में जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। वो क्या होगी आपके ख्याल में? 100 जो हमने रखवाई थी। ऐसे ही है ना? यस सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कि O2 एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं टेस्ट क्लास का। ठीक हो गया? लेकिन आप देखें कि इसमें हमने क्या किया है कि आर्गुमेंट के तौर पे क्या पास कर दिए? O1। O1 क्या था? एक ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट था, उसके डाटा में पहले वैल्यू पड़ी थी, वो क्या पड़ी थी? x में क्या पड़ी थी? 100। अब हम चाहते हैं कि O2 का जो x डाटा मेंबर है उसके भी बेटा अंदर वैल्यू क्या चली जाए? वो वाली जो O1 में वैल्यू थी। ठीक हो गया? तो हमने ये स्टेटमेंट लिखी, O2 क्रिएट किया और साथ ही वो आर्गुमेंट के तौर पे क्या पास कर दिया? O1 ऑब्जेक्ट पास कर दिया। बस इतना आपने काम किया तो कंपाइलर खुद से एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। आपने नहीं लिखा यहाँ पे। वो क्या करेगा कि वो इसके डाटा मेंबर्स को कॉपी करेगा, O1 के जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसके डाटा मेंबर्स को कॉपी करेगा और उसको असाइन करवा देगा किसमें? वो जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट आपका O2 उसके डाटा मेंबर्स में। हमारे केस में चूंकि एक ही डाटा मेंबर था तो इसमें उसने वैल्यू को कॉपी किया 100 को, और O2 के x में वो वैल्यू असाइन कर दी। ठीक हो गया? ये बात समझ आती है? कितनी सी मैंने बात की, बस सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। परेशान होते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, आपने देखा बिल्कुल सिंपल है। ठीक हो गया? यस सर। ये स्टेटमेंट जो आपने लिखी है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। मिसाल के तौर पे हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया O3, जिसकी डाटा क्लास क्या थी? टेस्ट थी, और उसमें हमने अगेन पास कर दिया क्या? O1। अब हम अगेन वही चाह रहे हैं कि O3 का जो डाटा मेंबर x है
उसमें भी वही वैल्यू चली जाए जो O1 के x में वैल्यू है, और वो क्या थी 100। ये चाहे तो आप ये वाली स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप एज एन आर्गुमेंट के तौर पे पास कर दें, एक ही बात है, दोनों का रिजल्ट सेम है। ठीक हो गया? Yes, sir. जब आपने ये स्टेटमेंट लिखी तो बेटा फिर भी क्या होगा कि डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंपाइलर खुद से कॉल करेगा और O1 के डाटा मेंबर X में जो वैल्यूज पड़ी हैं उसको कॉपी करेगा, यानी कि 100 पड़ी है उसको कॉपी करके O3 के डाटा मेंबर X में वैल्यू को असाइन कर देगा। ठीक है? Yes, sir. तो जनरल अगर दोबारा बात करें, इसको मेरा ख्याल 10वीं दफा मैं रिपीट कर रहा हूं कि इससे हो क्या रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर से ऑलरेडी क्रिएटेड जो ऑब्जेक्ट था जिसके डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को कॉपी करके किस में असाइन किया जा रहा है, न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स में वो वैल्यू असाइन की जा रही है। ठीक हो गया? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट हमने ये काम किया है कि हम चाहते हैं कि O2 में देखें उसके एट्रीब्यूट में कौन सी वैल्यू पड़ी है। उसके लिए हमने अगेन O2.getX यानी कि इसको एक्सेस करने की कोशिश की, तो इसने इसमें भी दिखा दिया कि 100 पड़ा है। ठीक है, अब हमने वही काम किया सी आउट से कि वैल्यू ऑफ O3 एट्रीब्यूट क्या है, तो अगेन O3.getX कॉल किया, तो इसने भी हमें बता दिया कि O3 के डाटा मेंबर X में क्या पड़ा है, अगेन वो भी क्या पड़ा होगा, 100 पड़ा होगा। 100. ठीक हो गया, बड़ा सिंपल है। यानी कि आपने खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर यहां पे लिखा नहीं, डिफाइन नहीं किया, कंपाइलर ये स्टेटमेंट जस्ट लिखी। क्या किया कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसमें एज एन आर्गुमेंट के तौर पे कोई और ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट पास कर दिया, बस इतनी सी बात। तो कंपाइलर ने खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। बात समझ आती है मुजीब साहब? बात समझ आती है मुजीब साहब? बात समझ आती है? ओके 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 ओके। मुजीब साहब जो हैं उनको अनम्यूट कर देते हैं और बिलाल भी रेज हैंड करे। मुजीब बात समझ Yes, आती sir. है? Yes, sir. अच्छा चलें, ठीक हो गया। हम एक और बात करते हैं, यहां से एक नया क्वेश्चन उठाते हैं। मैं कहता हूं कि जिस तरह आप खुद से कंस्ट्रक्टर यहां पे लिख सकते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप लिखते रहें पीछे, ठीक है, या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी आप डिफाइन करते रहें क्लास में। मेरा क्वेश्चन ये है मुजीब से, क्या आप कॉपी कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं क्लास में? कर सकते हैं सर। तो आंसर यस कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि कैसे करते हैं। ठीक है, यहां स्टेटमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसी तरह की स्टेटमेंट रहेगी। जो उसने बाय डिफॉल्ट खुद से किया है उसका नाम हमने रख दिया डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हम अपनी नई डेफिनेशन लिखेंगे उसमें, लेकिन होगा वो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि उसमें भी हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि वो कैसे कर सकते, उसका खास सिंटैक्स होगा, थोड़ा सा हटके सिंटैक्स होगा उसका। हम बात शुरू करें उसकी, फिर बात समझ आ गई? क्वेश्चन क्या है? यस सर। क्वेश्चन ये है कि क्लास के अंदर अगर हमें खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन करना पड़े तो वो कैसे करेंगे। वो नेक्स्ट स्लाइड पे इस तरह हमने एक एग्जांपल उठाई है और ये हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन किया है क्लास के अंदर। ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? यस सर। शाबाश बेटा, इसमें हमने पॉइंट की एक क्लास बनाई है जिसके दो डाटा मेंबर्स थे एक्स और वाई, जिनकी डाटा टाइप क्या थी, इंट। ये प्राइवेट थे, इसलिए पब्लिक में हमने एक पॉइंट नाम का एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन किया, जो दो आर्गुमेंट लेता है x1 और y1 इन टाइप के। और वो काम x1 y1 क्या करते हैं कि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो बेसिकली x और y को वैल्यू असाइन कर देंगे। जो इनके अंदर वैल्यू पड़ी होगी x1 के अंदर पड़ी होगी वो x को असाइन हो जाएगी, जो y1 के अंदर पड़ी होगी वो y को असाइन। ठीक हो गया? यस सर। हमने ये काम किया। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कर रहे हैं। पहली बात है, ये काम हमने पहले ये कंस्ट्रक्टर क्यों लिखा, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम पहले कोई वैल्यू असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल पॉइंट का p1 एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया,
और इसमें दो वैल्यूज असाइन कर दी 10 और 15। हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो साथ ही हमने क्या कर दिया, दो वैल्यूज को पास कर दिया। तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। 10 जो है बेटा वो कॉपी होके x1 में चली जाएगी, और x1 जो है वो फर्दर असाइन किस में हो जाएगी? x में। 10 अल्टीमेटली किस में चला गया? P1 के x में चला, P1 के x में चला गया। यस सर। ठीक है, P1 का जो डाटा मेंबर x था उसमें वैल्यू चलेगी 10 इन टाइप की। फिर इस तरह 15 कॉपी होके किसमें चलेगी? y1 में, और y1 फर्दर असाइन हो गई, यानी कि उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी थी 15 वो किस में असाइन हो गई? y में। और ये y किसका था? P1 का। P1 का मेमोरी में। ठीक हो गया। यानी कि जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी P1 और दो वैल्यूज पास कर दी, तो एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि P1 का वो डाटा मेंबर जो x है उसमें वैल्यू क्या चली जाए? 10, और P1 का जो डाटा मेंबर y है उसमें वैल्यू क्या चली जाए? 15। थ्रू किसके जाएगी? इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के जरिए। ये मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा P1 के नाम से। ठीक हो गया। और जिसके अंदर वैल्यूज भी इनिशियलाइज्ड हैं, जिसके अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं वो भी इनिशियलाइज्ड हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमने एक P2 बनाना है अपने प्रोग्राम में, पॉइंट टाइप का एक P2 बनाया जिसमें हमने असाइन कर दिया P1 को, वही पिछले प्रोग्राम में हमने स्टेटमेंट लिखी थी। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि P2 का जो x मेंबर है उसमें क्या वैल्यू चली जाए? 10, और P2 का जो डाटा मेंबर y है उसमें वैल्यू क्या चली जाए? 15। ये स्टेटमेंट आपने लिखी तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर आपने यहां हमने लिखा है कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसको हम बाद में देखते हैं। फर्ज किया ये आपने नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा तो इसको कहेंगे हम क्या कॉल हुआ है? डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या कॉल हुआ है? डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेकिन हमने क्या किया कि खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने की कोशिश की। ठीक है, और वो कैसे होगा? उसकी सिंटेक्स क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर की? ये सबसे पहले ज़रा क्लास का नाम आएगा, और फिर ये कांस्ट का एक कीवर्ड है, ये जरूर लिखना है आपने। कांस्टेंट का कांस्ट के नाम से ये कीवर्ड है। फिर पॉइंट, अगेन क्लास का नाम, और जिस तरह ये आप वैल्यू देते हैं ना इंट टाइप की, तो पहले आप इंट लिखते थे x1, इसी तरह हमने चूंकि ऑब्जेक्ट पास करना है, तो यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर के जरिए हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पॉइंट एड्रेस ऑफ p। ठीक है, यस ओके। तो अब आपका जो P1 जो आपने पास किया है, जिसको कॉपी करना चाहते हैं आप P2 के ऊपर, उसका वो एड्रेस आपने कैच कर लिया किसमें? P1 में, सॉरी P में। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि P2 का जो x है उसमें क्या वैल्यू, ये देखें x और y किसको रिप्रेजेंट करेंगे? उस ऑब्जेक्ट को जो कॉल कर रहा है। कॉल कौन कर रहा है इसको? P2। ठीक है, उसमें क्या चला जाए? x में क्या साइन हो जाए? जो P1 के x मेंबर में जो वैल्यू पड़ी है वो कहां चली जाए? P2 में चली जाए, P2 x में चली जाए। ठीक है, और इसी तरह P2 के y में क्या वैल्यू चली जाए? वो वैल्यू चली जाए जो P के y डाटा मेंबर में पड़ी है। और P के x और y में क्या वैल्यूज पड़ी थी? वो वैल्यूज पड़ी थी जो P1 के x और y में पड़ी थी। और P1 के x और y में क्या पड़ा था? 10 और 15। 10 और 15 अल्टीमेटली किसके x और y में चले गए? P2 के और y में। अगेन P1 कॉपी हो गया किसमें? P2 में। ठीक हो गया। लेकिन इस दफा डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर से नहीं हुआ, बल्कि किससे हुआ? कॉपी कंस्ट्रक्टर। हाँ, इसका नाम होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया सर। इसमें ये जो कॉन्स्ट लिखा है ये किस लिए क्या नाम यूज हो रहा है कीवर्ड? ये लिखने का सिंटेक्स है उसका। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये काम जब हमारा डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर से हो सकता है
तो फिर ये प्रोग्राम में क्यों लिखा जाता है? ठीक है। हाँ, ये देखे ना क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्यों होता है। तो आम तौर पे वो कहते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है उसके डाटा मेंबर्स में पॉइंटर्स वो कंटेन कर रहा हो तो फिर आप जरूर लिखें इसे, अदरवाइज ना लिखें देन भी इट्स ओके। ठीक है, मतलब दोनों सेम है, डिफॉल्ट भी और इसका दोनों का बिहेवियर सेम है। बट इफ योर ऑब्जेक्ट कंटेन्स पॉइंटर्स एज अ डाटा मेंबर, वो कर सकता है डाटा मेंबर के तौर पर पॉइंटर्स को कंटेन, तो देन यू विल हैव टू राइट कॉपी कंस्ट्रक्टर। और भी केसेस हैं लेकिन प्रोमिनेंट केस यही बनता है इसका। ठीक हो गया सर? पॉइंटर में नहीं सिंपल डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता? नहीं, वो रिकमेंडेड अगर उसके है कि रिकमेंडेड यही है कि उसमें आप फिर जरूर लिखें इसे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो आप ये कॉपी हो गया, तो फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि हम चेक करते हैं कि क्या वो कॉपी करके हमारे जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसमें वैल्यूज आई हैं कि नहीं आई उसकी। तो हमने एक स्टेटमेंट सिंपल लिखी उनको वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए कि सी आउट p1 डॉट एक्स से मुराद ये है, ये बेसिकली ये मैंने शो किया है कि p1 जो ऑब्जेक्ट है उसके जो x डाटा मेंबर है ये हार्ड कोडेड है, अगर आप देखें डबल कोट्स के अंदर उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है। तो उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ी p1 डॉट गेट एक्स, वो वैल्यू एक्सेस करने के लिए। p1 जो है ये गेट एक्स का हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था जो सिर्फ x को रिटर्न करता है। ठीक है, और ये किसके x को रिटर्न करेगा? जो ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। यहाँ पे कौन कॉल कर रहा है? p1। p1 को रिटर्न किया इसने और वैल्यू रिटर्न की इसने 10 और इस सी आउट ने वो डिस्प्ले करवा दी। ठीक हो गया, ये सी आउट इसको डिस्प्ले कर गए। इसी तरह p1 के y मेंबर में क्या पड़ा है, ये अगेन हार्ड कोड आ जाएगा। तो उसके लिए हमने गेट y p1 से कॉल किया और गेट y रिटर्न क्या कर रहा है? y को। किसके y को? उस ऑब्जेक्ट के y को जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, और इसमें उसने 15 आपको डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, इसी तरह जब हम x में क्या पड़ा है तो p2 डॉट गेट x किया हमने, इसने भी गेट x ने रिटर्न क्या की? वैल्यू x की। किसके x की? p2 के, और वो क्या पड़ी थी? वैल्यू 10 डिस्प्ले हो गई। इसी तरह p2 के y में क्या पड़ा है, उसके लिए आपको p2 डॉट गेट y एक्सेस करना पड़ा। ठीक है, उसमें क्या क्या वैल्यू आपको रिटर्न करेगा? वो 15। ठीक हो गया, ये क्लियर है? यस सर। सिर्फ इसमें और डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में ये डेफिनेशन का डिफरेंस आया है कि डेफिनेशन क्या आपको क्या करना पड़ा है? एक तो से लिखना पड़ना कंस्ट्रक्टर कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ा, दूसरा ये आपको एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ा। ये इसका फिक्स करें आप सिंटैक्स है। ठीक हो गया जी? ओके, जुनेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जुनेद, पहले हम डिस्ट्रक्टर पे बात कर लें फिर आपकी बात लेते हैं। ठीक, ये मुझे क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं फर्दर, एक क्वेश्चन आप उठाते हैं, क्या कंस्ट्रक्टर जो भी लिखें आप, बेशक आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखें, पैरामीटराइज लिखें या कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखें, क्या उसको क्लास के बाहर डिफाइन किया जा सकता है? तो यस किया जा सकता है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है कैसे किया जा सकता है? उसके लिए आंसर यह है कि आप क्लास के अंदर जिस तरह आप फंक्शन बाहर डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के अंदर आप पहले उसको डिक्लेयर कर दें। ये देखें क्लास मैंने बनाई है एक, इसका नाम है क्लास नेम। क्लास नेम का एक कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा है, क्लास नेम, यानी कि कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा, उसको डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन आ गई उसकी। ठीक है, तो इसको क्लास के बाहर जाके मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो उसका तरीका ये है कि अगेन क्लास नेम आएगा,
सेमीकोलन, फिर क्लास नेम, यानी कि जो कंस्ट्रक्टर का नाम है, और उसमें चूंकि कोई आर्गुमेंट नहीं था यहाँ पे तो हमने कोई आर्गुमेंट नहीं रखा, लेकिन इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है हमने। ये बात समझ आ गई आपको? ये लास्ट टाइम हमने फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए भी इस्तेमाल किया। यस सर। ठीक है, उसमें पहले यहाँ पे रिटर्न टाइप आती थी क्लास नेम से पहले, लेकिन चूंकि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, लिहाजा इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। बाकी वही मामला है जो फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने के हवाले से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है इसमें। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, ये भी अगेन एक कॉपी कंस्ट्रक्टर के हवाले से और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हवाले से एक एग्जांपल हमने कोड किया है, इसको भी आप काइंडली देख लीजिएगा। ये है डिस्ट्रक्टर। क्या है डिस्ट्रक्टर? एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो कॉल होता है खुद से। कब? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता था? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था। ये कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होता है? जब ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता है। स्कोप क्या होता है? जिस ब्लॉक प्रेंथेसिस के अंदर उसको लिखा होता है, सॉरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा होता है, यूं ही वो खत्म होता है ब्लॉक जाता है। और डिस्ट्रक्टर क्यों कॉल होता है? डिस्ट्रक्टर की कॉल होता है कि जो एलोकेटेड मेमोरी में ऑब्जेक्ट ने जो जगह पाई होती है उसको स्टोरेज को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, डी एलोकेट करने के लिए। कैसे होगा काम? कैसे करेंगे? सेम नेम एज द क्लास नेम बट प्रेसिडेड बाय अ टिल्ड साइन। इस तरह का साइन होगा, टिल्ड साइन होगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, और ये ओवरलोडिंग नहीं होती डिस्ट्रक्टर में, याद रखना है आपने। Destructor is used to deallocate the memory of an object, cannot be overloaded, no argument. It means unlike constructors there may be only one destructor in the program. ठीक है, और इसका सिंटेक्स क्या होगा? टिल्ड साइन होगा। मिसाल हम देते हैं, क्लास ए है आपके पास, ये हमने ए कंस्ट्रक्टर लिखा, और ये डिस्ट्रक्टर लिखने के लिए हमने ये टिल्ड साइन लगा दिया उससे पहले, और ये लिख दिया जस्ट सिंपल आई एम डिस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में सिंपल लिख दिया आई एम कंस्ट्रक्टर। जब ऑब्जेक्ट obj1 क्रिएट किया ए क्लास का, तो क्या कॉल हुआ? कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसी तरह हमने